स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का साइंस दीवाने विद्याकुल परिवार में। मैं शालिनी, आपकी बायोलॉजी एजुकेटर, आज आप सभी के लिए लेकर आई हूँ एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक जिसमें कि आप पढ़ने वाले हैं वायरस जनित रोगों के बारे में। अक्सर आप सभी ने देखा होगा कि आप बहुत ज्यादा बीमार भी पड़ते हो, है ना। कभी कभी आपकी बॉडी में कुछ अलग सी रिएक्शन हो रही होती है। तो क्या आपको पता है कि आपकी बॉडी में आखिर ये जो रोग होते हैं इनके कारण क्या होते हैं? तो देखिए, वैसे तो इन रोगों के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जैसे कि कुछ रोग होते हैं वायरस जनित, अर्थात उनको फैलाने में वायरस अपना योगदान करते हैं। कुछ ऐसे रोग होते हैं जो बैक्टीरिया के द्वारा फैलते हैं, यानी कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो उस रोग का रोगवाहक या रोग कारक कहते हैं हम, ठीक है। तो वो रोग कौन फैला रहे होते हैं? कुछ बैक्टीरिया फैला रहे होंगे। कुछ ऐसे रोग भी होते हैं जो प्रोटोजोआ जनित होते हैं, कवक जनित होते हैं। अलग अलग प्रकार के आपको रोगों को देखने के लिए मिलता है। अब ये जो रोग होते हैं वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कैसे फैलते हैं? ये जो रोग होंगे एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे किसी स्वस्थ व्यक्ति में फैलते हैं, या हम ये भी कह सकते हैं ये किसी क्या होगा, हमारे वातावरण में जो उपस्थित बैक्टीरिया या वायरस होते हैं इससे ये हमारे संपर्क में आ जाते हैं। या हम ये भी कह सकते हैं या किसी दूसरे कोई भी संक्रमित जीव होगा, कोई भी जानवर होगा, उससे ये बॉडी में, मनुष्य की बॉडी में प्रवेश कर सकते हैं। तो अलग अलग प्रकार के रोग अलग अलग तरीकों से फैलते हैं। लेकिन आज की जो क्लास है इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि वायरस से होने वाले रोग कौन कौन से हैं और उनके कारण कैसे फैलने के हैं, लक्षण क्या क्या होते हैं और कहां पर हम उनका उपचार और किस तरीके से हम उपचार कर सकते हैं। तो आज की क्लास बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके साथ है जिसका नॉलेज आप सभी को होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये कुछ ऐसे यहाँ पर टॉपिक है जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो जो भी बच्चा कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है या आप आगे चल करके किसी भी फील्ड में अगर जाते हो तो इन वायरस से या हम कह सकते हैं ये रोगों से संबंधित आपके लिए क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो इसलिए चलिए बढ़ते हैं, आज की क्लास में जानेंगे हम कि वायरस से होने वाले रोग कौन कौन से हैं और ये किस किस वायरस से होते हैं। सबसे पहले अगर हम देखते हैं, सबसे पहला जो रोग है वो क्या है, आप सभी ने अपने आसपास सुना होगा, वो रोग होता है रेबीज का। तो रेबीज तो आपने अक्सर सुना होगा और आपने अक्सर सुना भी होगा कि ये एक पागल कुत्ते के काटने से होता है ना। तो चलिए अब समझते हैं कि आखिर यहाँ पर रेबीज फैलाने के लिए कौन सा वायरस जिम्मेदार होता है। तो देखिए, वैसे तो यहाँ पर जो वायरस का नाम है वो होता है न्यूरोट्रॉपिक लाइसा वायरस, ठीक है। इस वायरस का नाम क्या होता है? न्यूरोट्रॉपिक लाइसा वायरस जो होता है, जो कि क्या करता है, रेबीज रोग को फैलाता है। यानी कि रेबीज रोग के होने का कारण कौन होगा? न्यूरोट्रॉपिक लाइसा वायरस, जिसे हम क्या कहेंगे, रेहबडो वायरस भी कहते हैं। ये वायरस रोगों को फैलाता है। अब अगर हम इसकी बात करते हैं, आखिर ये जो न्यूरोट्रॉपिक लाइसा वायरस है ये पाया कहाँ जाता है? तो जितने भी जो संक्रमित, ठीक है, यानी कि हम जैसे कहते हैं ना, जो संक्रमित जानवर होते हैं, है ना। अब जानवर में क्या आ सकता है? कुत्ता आ सकता है, बिल्ली आ सकती है, ठीक है, चीता आ सकता है। कोई भी जो संक्रमित जानवर होता है उसकी लार में ये उपस्थित होते हैं। किसमें होंगे? उसकी लार में उपस्थित होते हैं, ठीक है। कौन सा वायरस? न्यूरोट्रॉपिक लाइसा वायरस उन जानवरों की जो संक्रमित जानवर होंगे उनकी लार में उपस्थित होता है। अब अगर हम बात करेंगे मनुष्य में रेबीज रोग होता कैसे है, तो देखते हैं यहाँ पर कि जब ये संक्रमित जानवर, कोई भी संक्रमित जानवर जिसकी लार में ये वायरस उपस्थित है, अगर वो किसी मनुष्य को काट लेता है या अगर उसके घाव, कोई मनुष्य के शरीर पर कोई घाव हो रखा है, उसको चाट रहा है, तो यहाँ पर संपर्क किसका हुआ? मनुष्य का और लार का, है ना। मनुष्य के रक्त से लार का क्या हो रहा है? संपर्क हो रहा है। तो आसानी से जो वायरस होंगे ये मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर लेते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि जो भी, ये ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं है कि सड़क में घूमने वाले सारे के सारे जानवर ही यहाँ पर अपनी लार में इस वायरस को लेकर के घूम रहे हैं। केवल कुछ केसेस में, जैसे कि जो भी आपको जानवर दिखता है ना, कोई भी जानवर अगर आपको दिखता है वो अलग ही हरकत कर रहा है, ठीक है, वो काट रहा है, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि यहाँ पर उसको रेबीज होने के चांसेस ज्यादातर रहते हैं और वो रेबीज क्या फैलाएगा? वो मनुष्य में फैलाता है। ये बात क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने कहा कि संक्रमित कुत्तों और बिल्लियों के काटने से ये रोग होता है, तो इस रोग के लक्षण क्या होते हैं?
तो जिस भी व्यक्ति को रेबीज रोग होता है उसमें लक्षण देखने के लिए क्या मिलता है? सबसे पहले ये जो वायरस होता है ये मस्तिष्क पे जाकर के अटैक करता है, जिससे कि आपका सर दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। और इसका सबसे जो हम कह सकते हैं इसका जो रेबीज का लक्षण माना जाता है वो माना जाता है जो भी व्यक्ति रेबीज से संक्रमित होता है उसे पानी से डर लगता है। पानी से डर क्यों लगता है? क्योंकि जो उसके निगलने की क्रिया होती है उसमें कमी आने लग जाती है, वो निगल नहीं पाता है भोजन को अच्छी तरह से, तो इसलिए वो पानी से भी डरने लग जाता है। ठीक है, तो इसलिए रेबीज को हम यहाँ पर हाइड्रोफोबिक, ठीक है, हाइड्रोफोबिक डिसीज भी कहते हैं। ये ध्यान रखना है, इसको हम क्या कहेंगे? हाइड्रोफोबिक रोग भी कहते हैं। कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे ये पूछा जाता है हाइड्रोफोबिक रोग किसे कहते हैं? हाइड्रो यानी कि जल, फोबिक यानी कि डर, यानी कि जल से डर का जो कारण बनता है वो रेबीज बनता है। इतनी बात क्लियर है आप सभी को? ठीक है, अब आप देखिए जब भी कोई भी यहाँ पर बहुत सारे बच्चे या कोई भी व्यक्ति क्या होता है, अगर उसको कोई भी जानवर काट लेता है, वो सड़क से गुजर रहा है, उसे कोई भी अगर जानवर काट लेता है तो सबसे पहले आप क्या कर लो? टीका लगवा दो। इसका यही उपचार होगा, क्योंकि रेबीज एक ऐसी यहाँ पर रोग कहा जाता है जिसका उपचार संभव नहीं है, क्योंकि इसके लक्षण ही आपको बहुत ज्यादा टाइम बाद दिखाई देते हैं। तब तक व्यक्ति एक अंतिम स्टेज में पहुंच जाता है और फिर उसकी मृत्यु निश्चित है। इसलिए इसके बचाव के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है? अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी कोई भी जानवर अगर आपको काट देता है तो तुरंत आप कहाँ जाओ? अस्पताल जाओ और रेबीज का टीका लगवा दो। चाहे उस व्यक्ति, उस जानवर को रेबीज है नहीं है ये आपको नहीं पता है ना? आपको तो नहीं पता, आप सड़क में चल रहे हो, आपको अचानक से किसी कुत्ते ने काट दिया तो आपको नहीं पता होगा कि उसको रेबीज है या नहीं है, उसकी लार में रेबीज है या नहीं है वो वायरस। ठीक है, लेकिन आपको अपने लिए, अपने बचाव के लिए क्या करना है? उसको वायरस हो, उसके लार में वायरस है नहीं है इससे कोई मतलब नहीं है। आपको तुरंत कहाँ चला जाना है? और अस्पताल जाना है और वहां पर रेबीज का टीका लगाना है। क्योंकि बहुत सारे व्यक्ति, जो भी आपने केसेस सुने होंगे, आधे से ज्यादा रेबीज के जो मौत के कारण होते हैं वो यही होते हैं लापरवाही। अगर उन्हें कोई भी जानवर काट देता है तो वो लापरवाही करते, वो छोड़ते चलो ठीक है छोड़ो कोई नहीं, थोड़ा सा ही तो कट लगा है, लेकिन ये कब घातक बन जाता है ये कोई नहीं कह सकता। इसलिए आपको जब भी कोई भी जानवर काटे तो आपको तुरंत कहाँ चले जाना है? अस्पताल में जाना है। ठीक है, और मैंने ये भी कहा है कि ये भी जरूरी नहीं है कि हर, यहाँ पर ये ध्यान रखना, एक वर्ड मैं कह रही हूँ कि ये संक्रमित, कोई भी संक्रमित जानवर होता है उसी से ये फैलता है। ठीक है, तो आपने अपना भी ध्यान रखना है। ठीक है, और लक्षण देखो, पानी से डर लगना, सर दर्द होना, घुटन सी होना, भोजन निगलने में परेशानी होती है, जीभ उसकी भी कैसे, जैसे डॉगी की जीभ बाहर आ जाती है ना, तो वैसे ही क्या होती है, जो रेबीज रोग से संक्रमित व्यक्ति होता है उसकी भी जीभ बाहर रहती है। ठीक है, और वो कैसी हरकतें करता है? पागलों जैसी हरकत करेगा। ठीक है, रेबीज का टीका ही क्या है? इसके बचाव का यहाँ पर उपाय है। ठीक है, अगर किसी जानवर ने काटा तो तुरंत कहाँ जाओ? अस्पताल जाकर के रेबीज का टीका लगा दो। अब यहाँ पर सबसे पहले ये जो मैं रेबीज के टीके की बात कर रही हूँ ना, इस रेबीज के टीके की खोज करने वाले जो वैज्ञानिक थे उनका नाम क्या था? लुई पास्चर। तो ये नाम याद रखना है। इन्होंने क्या करा था? सबसे पहले रेबीज, जो कि क्या हो रहा है, मनुष्य में होने वाला यहाँ पर जो वायरस कुत्ते के काटने या किसी भी जंगली जानवर या संक्रमित जानवर के काटने से हो रहा है, उसके निदान के लिए एक टीका बनाया था, रेबीज का टीका। वो किस वैज्ञानिक ने बनाया था? लुई पास्चर ने बनाया था। तो रेबीज के बारे में आपके लिए ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पर इसका सबसे पहले वायरस याद रखना है, न्यूरोट्रॉपिक लाइसा वायरस। उसके बाद इसके लक्षण क्या होते हैं? पहले तो ये रोग वाहक कैसा होता है? तो संक्रमित जानवरों के काटने से, और क्या होगा, वो जो वायरस होगा वो उनकी लार में उपस्थित है। और लक्षण क्या होते हैं ये मैंने आपको बता दिया है। बचाव क्या है? टीका ही इसका बचाव है। ठीक है, तो ये आपका रेबीज पहला आपका क्या है? एक वायरस जनित रोग है। अब बढ़ते हैं दूसरा अगर हम बात करते हैं, दूसरा आपने बहुत अच्छे से सुना है, क्या? डेंगू। डेंगू क्या है? एक वायरस जनित रोग है। और इस वायरस का नाम, वैसे तो अलग अलग वायरस होते हैं, लेकिन इस वायरस को हम क्या कहते हैं? अरबो वायरस कहते हैं। तो डेंगू जो रोग होता है वो अरबो वायरस के कारण होता है। अब ये जो अरबो वायरस रहता है ये उपस्थित कहाँ रहता है?
ये किस कारण फैलता है, ये किस, इसका रोग वाहक कौन होता है? तो रोग वाहक की जब हम बात करते हैं, जो इसको फैलाने में अपना योगदान निभाती है, वो कौन निभाएगी? मादा एडिस एजिटाई। ठीक है, तो याद रखोगे ये जो मच्छर है, ठीक है, ये जो मादा एडिस मच्छर है ना, ये क्या करता है, इसकी लार में ये वायरस उपस्थित होता है, अरबो वायरस। और जब ये मच्छर किसी भी मनुष्य को काट देता है तो उस मनुष्य के अंदर ये वायरस प्रवेश करेगा और उसको संक्रमित किससे कर देता है? डेंगू रोग से संक्रमित कर लेता है। ठीक है, तो आपने अपने आसपास बहुत बार सुना होगा ना, डेंगू हो गया, डेंगू हो गया। तो इसका मतलब उस वहां पर क्या है? एडिस मच्छर है, और वो एडिस मच्छर की लार में क्या है? अरबो वायरस है। और फिर अगर वो व्यक्ति को काट देती है तो ये अरबो वायरस उसके शरीर में प्रवेश करके डेंगू रोग उत्पन्न कर देता है। ठीक है, इसको एक और नाम से जानते हैं, डेंगू वायरस को एक और नाम से जानते हैं हड्डी तोड़ बुखार के नाम से। मैं आपको स्पेशल पॉइंट इसलिए बता रही हूं क्योंकि कभी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो तो आपको ऐसे पूछा जाता है, हड्डी तोड़ बुखार किस रोग को कहा जाता है? तो आपका आंसर होना चाहिए डेंगू को। ठीक है, हाइड्रोफोबिक रोग किस रोग को कहा जाएगा? तो क्या आंसर हो जाएगा? रेबीज को। ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं कि अगर डेंगू जिस भी व्यक्ति को हो जाता है तो उसके शरीर में क्या होती है? प्लेटलेट्स की कमी होने लग जाती है। ठीक है, तो ये इसका क्या है? मुख्य यहाँ पर लक्षण देखने के लिए मिलता है, धीरे धीरे उसकी प्लेटलेट्स क्या हो जाती है? कम होने लग जाती है। अब यहाँ पर जो अक्सर यहाँ पर जो भी डेंगू रोग से पीड़ित व्यक्ति होता है उसको यहाँ पर राय दी जाती है कि आप क्या करो? बकरी का दूध पियो। अब बकरी के दूध की क्या विशेषता होती है? बकरी के दूध में क्या होगी? प्लेटलेट्स की मात्रा बहुत अत्यधिक होती है। ठीक है, इसलिए ऐसे जो डेंगू रोग से पीड़ित व्यक्ति होता है उसको क्या कहा जाता है कि आप क्या करो? यहाँ पर बकरी का दूध पियो। ठीक है, तो क्यों पिया जाता है? क्योंकि इसमें क्या होगी? प्लेटलेट्स की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, जो कि आपकी बॉडी में क्या बनाएगी? प्लेटलेट्स को बनाती है। ठीक है, तो ये आपको मैंने बता दिए। डेंगू के लक्षण भी अलग अलग होते हैं। क्या क्या है? सर दर्द हो रहा है, मांसपेशी और हड्डियों जोड़ों में दर्द हो रहा है, आंखों के पीछे दर्द होना, मन का मिचलना, उल्टी जैसा होना। ठीक है, साथ ही साथ मांसपेशियों में सूजन, त्वचा पर लाल चकत्ते, अलग अलग आपको डेंगू के लक्षण देखने के लिए मिलता है। लेकिन मेन लक्षण क्या होगा? हड्डी तोड़ बुखार, है ना, यानी कि क्या हो रहा है? मांसपेशियों में दर्द, हड्डियों में दर्द हो रहा है, ये इसका विशेष गुण होता है, इसलिए इसको हड्डी तोड़ बुखार के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर दूसरा जो आपका वायरस जनित रोग है डेंगू, ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब अगर बात करते हैं आखिर मैम डेंगू रोग से बचे कैसे, तो मैंने क्या कहा, ये जो डेंगू रोग फैलाने का काम कौन कर रही है? मादा एडिस मच्छर कर रही है। तो हमें क्या करना है? इस मादा एडिस मच्छर को पनपने ही नहीं देना है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? अपने चारों ओर स्वच्छता को रखना पड़ेगा, कहीं पर भी पानी को इकट्ठा ना होने दे। घरों में जब भी आप सफाई कर रहे हो तो कीटनाशक का उपयोग करो, टंकी में पानी की लगातार सफाई करते रहो, है ना। तो अपने आसपास क्या करना है? हमें इस मच्छर को पनपने ही नहीं देना है। जब ये मच्छर ही नहीं होगा तो ये वायरस कैसे हम तक पहुंचेगा? इसलिए कोशिश करना है कि अपने चारों ओर स्वच्छता लगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका दूसरा, डेंगू एक वायरस जनित रोग की बात हमने कर ली है। अब आ जाते हैं तीसरा रोग। तीसरा जो वायरस जनित रोग होता है वो कौन सा है? तो ये तो बहुत ही ज्यादा फेमस, आप सभी ने बहुत बार पढ़ा भी है, एड्स के बारे में, है ना। एड्स क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, यानी कि नाम में ही आपको पता चल रहा है कि एक ऐसा वायरस, ठीक है, एक ऐसा, यहाँ पर क्या हो रहा है? एड्स में क्या हो जाता है? यहाँ पर देखो लिखा है ना, इम्यूनो डिफिशियंसी, यानी कि जो आपके प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाता है। ये कैसा रोग होता है? एड्स एक वायरस जनित रोग तो होगा, लेकिन यहाँ पर इसमें क्या होता है? जो आपका प्रतिरक्षा तंत्र होता है, प्रतिरक्षा तंत्र होता है, वो क्या हो जाएगा? कमजोर हो जाता है। अब ये जो प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो रहा है उसको कर कौन रहा है? तो ये जो वायरस का नाम होता है, इसका नाम होता है HIV वायरस। ठीक है, यानी कि ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस।
ठीक है, यानी कि जो क्या कर रहा है, इम्यूनोडिफिशियंसी कर रहा है, अर्थात ये आपके प्रतिरक्षा तंत्र को कमजोर कर देता है। तो जो भी व्यक्ति एड्स से संक्रमित होते हैं उनमें क्या है, एचआईवी वायरस है, और ये एचआईवी वायरस उनके क्या करेगा, प्रतिरक्षा तंत्र पर प्रभाव डालता है, उसे कमजोर करने का काम करता है। ठीक है, अब यहाँ पर वो कहाँ पर, ये जो वायरस होता है, इस वायरस को एक और नाम से जाना जाता है, रेट्रोवायरस से। ठीक है, तो ये क्या है, एचआईवी जो है वो कहाँ श्रेणी में आ जाता है, रेट्रोवायरस की श्रेणी में आ जाता है, ये ध्यान रखना है आपने। ठीक है, ये जो एचआईवी वायरस होता है ये क्या करेगा, आप सभी को पता है आपकी बॉडी में क्या है, श्वेत रक्त कणिका है, डब्ल्यूबीसी होती है ना, और डब्ल्यूबीसी की भी बहुत सारी सेनाएं होती है, उनमें से क्या होगा, इनका जो टी लिम्फोसाइट होता है, टी लिम्फोसाइट जो होता है, ठीक है, ये क्या करता है, एचआईवी वायरस इस टी लिम्फोसाइट पर अटैक करता है और इसको कमजोर करना शुरू कर देता है। तो जैसे ही टी लिम्फोसाइट कमजोर हो जाएगा, बाकी की जितनी भी सेल्स होती हैं वो धीरे धीरे अपना काम करना बंद कर लेती है, जिसके कारण जो भी एड्स रोग से पीड़ित होता है उसको एक साथ आपको कई सारी बीमारियां देखने के लिए मिलती है, क्योंकि उसका जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है वो ऑलरेडी कमजोर हो चुका रहता है, इसलिए वो आसानी से बहुत सारे रोगों से ग्रसित हो जाता है। उसमें वायरस जनित रोग भी हो जाते हैं, बैक्टीरिया जनित भी रोग हो जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे रोग आपको एक साथ देखने के लिए मिलते हैं, क्यों, क्योंकि उसका प्रतिरक्षा तंत्र बहुत कमजोर बना देता है ये एचआईवी वायरस। इतनी बात क्लियर है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि एड्स, यहाँ पर एड्स का कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर किसी व्यक्ति को एड्स है, तो यहाँ पर क्या किया जाता है, एलाइजा परीक्षण किया जाता है, इसमें रक्त की जांच हो रही है और इससे पता चलता है कि उस व्यक्ति में एचआईवी वायरस है या नहीं है। तो इस परीक्षण को क्या कहेंगे, एलाइजा परीक्षण कहते हैं। यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं कि आखिर एड्स फैलता कैसे है, तो यहाँ अलग अलग रीजन होते हैं। क्लास 12th में भी आप चैप्टर नंबर 8 पढ़ोगे, वहां पर आपके पास पूरा का पूरा टॉपिक दिया गया है एड्स के बारे में, वहां पर भी हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे इसको। ठीक है, लेकिन अगर देख लेते हैं तो देखो किसके द्वारा फैल रहा है, जैसे कि आप देखते होंगे चिकित्सक, आपने देखा होगा वो किसी भी सिरिंज का यूज करते तो उसको फेंक देते हैं, एक व्यक्ति के लिए केवल एक सिरिंज का प्रयोग हो रहा है, उसके बाद उसको फेंक देते हैं, है ना, क्यों, क्योंकि ये जो रोग होता है ये कहीं ना कहीं रक्त के द्वारा भी फैलता है। जो रक्त होता है, कोई भी संक्रमित व्यक्ति होता है, एक संक्रमित रोग है तो संक्रमित व्यक्ति से, ठीक है, संक्रमित व्यक्ति से किसमें फैल रहा है, स्वस्थ व्यक्ति में फैल रहा है। ठीक है, स्वस्थ व्यक्ति में फैल रहा है, और किस माध्यम से फैल रहा है, रक्त के माध्यम से। ठीक है, अगर सोचिए कि संक्रमित व्यक्ति को कोई हमने सिरिंज लगा दी, ठीक है, और फिर इसी की सिरिंज को हम किसी स्वस्थ व्यक्ति में लगा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो संक्रमित व्यक्ति का रक्त होगा वो इस स्वस्थ व्यक्ति में चला गया, है ना, और अगर संक्रमित व्यक्ति में एचआईवी वायरस है तो वो स्वस्थ व्यक्ति में भी प्रवेश कर गया, तो इस तरीके से ये रोग फैल गया। फिर दूसरा और कारण क्या होता है, यहाँ पर हम कहते हैं कि एक माता के द्वारा उसके बच्चे को भी ये रोग हो सकता है। ठीक है, और क्या रीजन होंगे, ब्लड ट्रांसफर, है ना, रक्त चढ़ा रहे हैं, तो अगर किसी संक्रमित व्यक्ति का रक्त किसी स्वस्थ व्यक्ति को चढ़ा देंगे तो उसमें भी क्या हो जाएगा, एचआईवी वायरस पहुंच जाएगा। ठीक है, इसलिए जब भी रक्त चढ़ाया जाता है तब उस रक्त की 1000 बार जांच की जाती है ना, अलग अलग टेस्ट होते हैं रक्त में, तो तब जाकर के ही हम क्या करते हैं, किसी व्यक्ति को रक्त चढ़ाते हैं। ठीक है, और क्या हो सकता है, और यहाँ पर जैसे कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, अगर हम किसी व्यक्ति को हम अगर किसी दूसरे व्यक्ति का कोई भी ऑर्गन दे रहे हैं, ऑर्गन यानी कि बॉडी का कोई भी पार्ट दे रहे हैं, तो हम वहां पर क्या करेंगे, उसकी भी अच्छी तरीके से जांच करते हैं कि वो एचआईवी वायरस मुक्त है या नहीं है। ठीक है, और क्या हो सकता है, असुरक्षित यौन संबंध के द्वारा भी ये क्या होगा, जो एचआईवी वायरस है ये स्वस्थ व्यक्ति में प्रवेश कर लेता है। लेकिन ये ध्यान रखना है, मैं हर बार कह रही हूँ कि इसके लिए, इस रोग को फैलने के लिए जो दूसरा व्यक्ति है उसको क्या होना जरूरी है, संक्रमित होना जरूरी है। एक संक्रमण रोग है, संक्रमित व्यक्ति के द्वारा ही फैलेगा, ये नहीं है कि स्वस्थ व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति, उसमें नहीं होगा। जिस भी व्यक्ति में एचआईवी वायरस उपस्थित है वही यहाँ पर रोग वाहक का काम करेगा, रोग को फैलाने में ये संक्रमित व्यक्ति अपना योगदान निभाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अब बहुत सारे लोगों के मन में ये क्वेश्चन रहता है कि क्या मैम किसी मच्छर के काटने से भी एड्स रोग हो रहा है, तो यहाँ पर देखिए, ना तो ये रोग किसी के, अगर आप किसी एड्स व्यक्ति के साथ खाना खा रहे हो, पानी पी रहे हो, इसके द्वारा ये यहाँ पर रोग नहीं फैलता है। ठीक है, ना ही यहाँ पर किसी भी इंसेक्ट के बाइट से ये रोग फैलेगा। ठीक है,
यहाँ पर ना ही किसी के क्लोथ्स पहनने से होगा, ना ही यहाँ पर टॉयलेट आप यूज कर रहे हो तो उससे होगा। तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, यहाँ पर इनसे ये रोग नहीं फैलता है। ठीक है, केवल रीजन क्या है, ये वाले। क्लियर? चलिए, तो एड्स के बारे में भी आपको पता चल गया। तो तीसरा रोग हमने क्या पढ़ा है, एड्स, जो कि HIV वायरस के द्वारा फैलता है। अब आ जाते हैं चौथा रोग। चौथा यहाँ पर बात करते हैं स्मॉल पॉक्स की। स्मॉल पॉक्स यानी कि क्या होता है, इसका मतलब चेचक। चेचक और एक और चीज है ना, हमने स्मॉल पॉक्स पढ़ा है और एक चिकन पॉक्स भी पढ़ते हैं हम। तो इन दोनों में अंतर क्या होता है, देखो दोनों के वायरस जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। जब हम स्मॉल पॉक्स की बात करते हैं तो इसका जो वायरस का नाम होता है वो क्या है, वेरियोला वायरस होता है। ठीक है, वेरियोला वायरस जब भी किसी व्यक्ति को संक्रमित करता है तो इससे क्या होगा, उस व्यक्ति को चेचक रोग हो जाता है। अब सबसे अच्छी बात यहाँ पर ये हुई है कि सन 1977 में, ठीक है, सन 1977 में भारत को क्या कर दिया गया है, चेचक मुक्त कर दिया गया है। यानी कि अब इसका एक भी केस देखने के लिए नहीं मिलता है चेचक का। ठीक है, अब अगर बात करते हैं चेचक के लिए, क्योंकि अब टीके बन गए हैं तो टीके लगा दिए जाते हैं। ठीक है, ये जो टीका बना था चेचक का, इसकी जो खोज सर्वप्रथम की थी वो एडवर्ड जेनर ने करी थी। तो यहाँ से आपके कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, चेचक रोग के वायरस का नाम बताइए, इसके जो टीका है उसकी सर्वप्रथम खोज किस व्यक्ति ने की थी, तो किसने की है, एडवर्ड जेनर ने। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाता है, शरीर में आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से लाल चकत्ते, और ये इस तरीके से दाने दाने से आपको दिख रहा है, इस तरीके से ये क्या हो जाते हैं, संक्रमित व्यक्ति को हो जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाते हैं चिकन पॉक्स की। तो चिकन पॉक्स तो आपने बहुत बार सुना भी होगा और आप जब छोटे रहे होंगे तो आपको हुआ भी होगा, है ना, जिसे हम छोटी माता के नाम से भी जानते हैं। तो चिकन पॉक्स जो होता है वो किस वायरस से होता है, वेरिसेला जोस्टर से। तो ये वायरस का नाम आपको याद रखना है, वेरिसेला जोस्टर। इसके कारण यहाँ पर चिकन पॉक्स हो जाता है। अब ये भी ध्यान रखना है, ये जो चेचक और ये जो चिकन पॉक्स की हमने बात करी है ना, ये कैसे फैलते हैं, एक संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से फैलते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, यहाँ पर रोग वाहक कोई नहीं है, यहाँ पर एक संक्रमित व्यक्ति से आप उसकी वस्तुओं का यूज कर रहे हो, आसानी से आपको भी वो रोग हो जाता है। ठीक है, जबकि हमने औरों में क्या देखा है कि या तो किसी मच्छर के काटने से, कुत्ते के काटने से, और जो हमने वायरस जनित रोग को देखा है, लेकिन ये क्या होता है, किसी संक्रमित व्यक्ति की अगर आप वस्तुओं को भी यूज कर रहे हो तो भी क्या हो जाएगा, आसानी से ये रोग हो जाता है किसी स्वस्थ व्यक्ति को। ठीक है, व्यक्ति को। तो यहाँ पर चिकन पॉक्स का मैंने आपको वायरस बता दिया है, वेरिसेला जोस्टर। ठीक है, और ये क्या है, एक बेहद ही संक्रामक वायरस संक्रमण होता है जिससे कि त्वचा पर खुजली, छाले और चकत्ते पड़ जाते हैं, और ये छोटे छोटे आप देख सकते हो, ये छोटे छोटे शरीर पर दाने पड़ जाते हैं ना, जिसको सही होने में 2 से 3 हफ्ता लग जाता है। तो आप सभी को अगर याद होगा तो बचपन में आप सभी को भी हुआ होगा, ये बात आपने ध्यान रखनी है। क्लियर हो गया? तो ये सारे के सारे आज की क्लास में हमने क्या देखे, जितने भी वायरस जनित रोग और उनके क्या है, उनके जो वायरसों के नाम है वो देखे, लक्षण क्या क्या होते हैं, बचाव हम किस तरीके से कर सकते हैं, इन सब के बारे में हमने पढ़ा है। और ये क्वेश्चन आपके काफी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग से टॉपिक के साथ, तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।